ओके, चैप्टर नंबर 21। पेज नंबर 603, 603, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब एक बंदा सेल्स टैक्स और 603, 604, जब एक बंदा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज, लेट आने वाले बस कान इधर मुतवज्जे रखें। जब एक बंदा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों की रिटर्न जमा कराता हो, लेट आने वाले कान मेरी तरफ, एक बंदा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों की रिटर्न जमा करवाता हो, तो फिर ऐसी सूरत में ये सेल्स टैक्स की रिटर्न की डेट फर्ज करें 15 है और फेडरल एक्साइज की रिटर्न की डेट 20 है, तो फिर ये सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में देखिएगा मेरी मेजर एक्टिविटी क्या है, उसके मुताबिक रिटर्न जमा करवाएगा। अगर मेजर एक्टिविटी फेडरल एक्साइज है तो 20 को जमा करवा दे, अगर मेजर एक्टिविटी सेल्स टैक्स है तो 15 को ही जमा करवा दे। बहरहाल फेडरल एक्साइज की डेट हमारे सिलेबस में नहीं है। वेयर अ पर्सन ऑपरेट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स where different dates have been prescribed in fala and fana law, he shall file a single return, पेज 604, he shall file a single return। मोबाइल इस्तेमाल ना करें ना हाइब्रिड में, ऐसे क्या फायदा क्लास में बैठने का। he shall file a single return for all sectors, all sectors के लिए सिंगल रिटर्न फाइल करेगा by the due date applicable to his मेजर एक्टिविटी, अपनी मेजर एक्टिविटी की डेट देख के रिटर्न फाइल करेगा। ड्यू डेट एप्लीकेबल टू हिज मेजर एक्टिविटी, अपनी मेजर एक्टिविटी की डेट देख के रिटर्न फाइल करेगा। फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स में जो मेजर डेट है, भाई आना होता है, रोजाना आना होता है। आपके मुंह से तो अच्छा नहीं लग रहा, ये रोजाना आना होता है। मजबूरी भी होती है, मुझे की नहीं मजबूरी भी, पूरे सेशन में मजबूरी भी, अजीब बातें, बहाने होते हैं। फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न, मजबूरी आती है, कुछ 7-8 साल में एक दफा बंदे को छुट्टी करनी पड़ जाए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजबूरी ये होती है, मजबूरी मुझे क्यों नहीं छुट्टी करनी पड़े, अजीब बातें हैं वैसे। फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। अच्छा मोहतरम, एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न हमने पढ़ा था कि मंथली के अलावा गवर्नमेंट किसी बंदे को कह सकती है जमा करवाओ, लेकिन आज सुन लें कि एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए जमा कराना बाइंडिंग है। महीने वाली तो जमा करवाएंगी, लेकिन एनुअल जमा करवाना बाइंडिंग है। शेल, तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराएंगी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बाय 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। भाई पानी की बोतल भर के खुश हो गए, क्लास छूटती है छूटे, ये अब देख लें, ये भाई के लात, भाईजान पढ़ लिया करो यार, टाइम पे आ जाया करो यार, हाथों की तो हम झक मारे हैं सुबह से 9:20 से लेके अभी तक। अच्छा, तो जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है वो एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाएगी 30 सितंबर तक। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 15 में। इसको भी रिटर्न ही समझा जाएगा। और बोर्ड रूल्स बनाएगा फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स फॉर डिटरमिनिंग करेक्टनेस ऑफ सच रिटर्न्स एंड ई इंटरमीडियरीज। ई इंटरमीडियरीज होंगे सीएज और लॉयर्स। ई इंटरमीडियरीज who will digitize the data, यानी who will type the data and transmit return electronically under their digital signature। तो डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वो रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देंगे, यानी पासवर्ड्स के जरिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, जो बंदा भी रिटर्न फाइल करता है, शेल फाइल देम इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जी सेल्स टैक्स में मैंडेटरी हो गया हुआ है कि आपने रिटर्न कैसे जमा करवानी है, इलेक्ट्रॉनिकली। A registered person filing return electronically shall pay sales tax in the designated branches of National Bank। लेकिन टैक्स आप नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे ऑन द प्रेस्क्राइब्ड पेमेंट चलान। पेमेंट चलान नहीं, वो जो कॉपी सी एक होती है बैंक देता है कि ये चलान है, तो पेमेंट चलान के ऊपर
और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या अगर एफबीआर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बना दिया तो वो भी चलेगा। हाइब्रिड में लेट आने पर आज हम एक चीज पढ़ने लगे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो चीज ये है कि अगर कोई बंदा 15 तारीख तक उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है तो उसको छूट दी जा रही है कि वो 18 तक जमा करवा दे। बल्कि अक्सर आजकल आईकैप सवाल भी पूछ रहे हैं कि रिटर्न कब तक जमा करवानी है, तो आईकैप उसके जवाब में ये लिख के आ रहा है 18 तक। हमने क्लास में पहले दिन हाइब्रिड में लेट आने पे पढ़ा था कि 15 तारीख को रिटर्न जमा करवानी होती है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि 18 तक की गुंजाइश है। इसकी रीजन ये होती है कि आप टैक्स तो 15 को ही जमा करवाएंगे, ये जनवरी का महीना है तो 15 फरवरी को, टैक्स तो 15 फरवरी को जमा करवाएंगे, लेकिन रिटर्न अगर आप 18 फेब तक भी जमा करवा दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कई दफा बैंक आपको पक्की रसीद देने में देर कर देता है। बैंक के पास रश होता है, बैंक कहता है कि आपने पैसे दे दिए हैं, ये रसीद पकड़ लो, लेकिन प्रॉपर सिस्टम में डाल के रसीद मैं आपको कल तक देता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया हुआ बैंक की सुस्ती की वजह से कि बैंक आपको अगर रसीद बनाने में डिले कर दे तो बैंक से रसीद लेके रिटर्न में डालें, फिर रिटर्न हमें जमा करवाएं। तो इसलिए रिटर्न जमा करवाने में गुंजाइश है कि रिटर्न 18 तक भी जमा करवाई जा सकती है। इन केस वेयर ड्यू, हाइब्रिड में ना बातें करें ना, लास्ट रो में मैंने एक दफा इग्नोर किया, बातें जा रही शुरू ही कर दी हैं, हद होती है इनमें। मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए ना, बड़े हो गए में। इन केस वेयर ड्यू डेट इज 15 ऑफ द मंथ, जब रिटर्न जमा करवाने की ड्यू डेट 15 है तो द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15, टैक्स 15 तक ही जमा कराया जाएगा। हाउएवर रिटर्न में बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय 18th ऑफ द मंथ। बहरहाल रीजन को जानना, आ जाए रीजन को जानना आपको जरूरी नहीं है, बस अब ये समझ लें कि टैक्स कब जमा करवाना है, 15 को। फिर टैक्स की रसीद वगैरह लेट हो जाए तो रिटर्न कब तक जमा करवानी है, 18 को। जमा इलेक्ट्रॉनिकली करवानी है, 18 को जमा करवानी है। ओके, ये जनवरी है, ये फरवरी है। इन चारों मिसालों के अंदर ये जो अगले चारों पैराज हैं, इनके अंदर बायर हमारा होंडा कार्स है और लिख लें सेलर हमारा जनरल टायर है। इन चारों मिसालों के अंदर ये 15 फरवरी है। होंडा ने जो जनवरी की रिटर्न जमा करवाई है, तो होंडा जो अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा, होंडा ने जो जनवरी की रिटर्न जमा करवाई है, तो जो होंडा अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा तो वो परचेज रिकॉर्ड करके 15 फरवरी तक होंडा अपनी रिटर्न जमा करवाएगा। अभी नोट ना करें, ये रिटर्न होंडा की नजर में कच्ची रिटर्न समझी जाएगी, प्रोविजनल रिटर्न समझी जाएगी, और वेट किया जाएगा कि जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा करवाए। जनरल टायर अगर फरवरी के एंड तक भी अपनी रिटर्न जमा करवा दे तो होंडा को शाबाश दी जाएगी और होंडा की कच्ची रिटर्न को पक्की रिटर्न मान लिया जाएगा, क्योंकि अब होंडा ने जो दावा किया था मैंने टायर परचेज किए हैं, तो पाकिस्तान में किसी बंदे ने शुक्र है मान लिया कि मैंने बेचे हैं। होंडा जनवरी की अपनी रिटर्न जब 15 फरवरी को जमा करवाएगा तो सिस्टम कहेगा कि ये कच्ची रिटर्न है, अनलेस के योर सेलर फाइल्स अ रिटर्न। अगर सेलर फरवरी के एंड तक भी रिटर्न जमा करवा दे, कुछ लोग लेट रिटर्न जमा करा देते हैं, आदत होती है उनकी, अगर सेलर 15 फरवरी के एंड तक भी रिटर्न जमा करवा दे तो होंडा की कच्ची रिटर्न को क्या कह दिया जाएगा, पक्की रिटर्न। तसल्ली से जरा पढ़िएगा। अब होंडा लिखने की जरूरत है या बायर का लफ्ज पढ़ के ऊपर देख लिया करेंगे, पढ़ लेंगे, ऊपर देख लेंगे। होंडा रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची, बोलें जी सारे, होंडा रिटर्न इज कंसिडर्ड एज
कच्ची इन एफपीआर का कंप्यूटर सिस्टम until the general tire until the files their return जनरल टायर जब तक अपने रिटर्न जमा ना करवा दे तो होंडा की रिटर्न क्या समझी जाएगी कच्ची फॉर द टैक्स मंथ उस टैक्स मंथ की कब तक जमा करवाए seller files their return by the last day of the month in which the due date falls here इसके लास्ट डेट तक भी जमा करा दे तो कोई मसला नहीं है लेकिन बात यह लिखी हुई है कि आपकी रिटर्न कब तक कच्ची है आपकी रिटर्न कब तक कच्ची है until कब तक बताएं until कब तक जब तक के सेलर रिटर्न जमा कर वो और अगर वो चाहे महीने के एंड तक भी जमा करा दे तो कोई मसला नहीं। अच्छा अब आपने घर में तरतीब से इस तरह पढ़ना है ये .1 ये .2 .3 और .4। अच्छा जी और अल्लाह का शुक्र है when the general tire files return अब जनरल टायर ने रिटर्न जमा करवा दी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बच्चा था when the general tire files return and pays the tax by the last date of the month in which the due date of filing of return falls by the last day of the month by the last day of the month in which the due date falls तो होंडा आपके यहाँ खुशखबरी आई है इतनी आप लोग अब क्या समझ में होंडा आपके यहाँ खुशखबरी आई है द होंडा कच्ची रिटर्न बिकम्स वैलिड होंडा की कच्ची रिटर्न क्या समझ ली जाएगी वैलिड विद द इनपुट टैक्स क्लेम फॉर टायर्स जो उसने टायर्स के लिए इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो बिल्कुल सही मान लिया जाएगा कोई मसला नहीं। अब ये 2-3 दफा ना .1 और 2 पढ़ लें फिर .3 में हम पढ़ेंगे बताएं क्या पढ़ेंगे .3 में अगर हाँ अगर जनरल टायर फाइल ना करे तो क्या करना है पहले तो सादा से अच्छे बच्चे वाले बन के .1 और 3 पढ़ लें लेकिन 1-2 दफा पढ़ें जरा 1 और 3 अच्छा जी लॉसेस के चैप्टर में ना नींद पूरा होना जरूरी है तो आपने नींद आज पूरी करके आनी है लेकिन यही नहीं कि नींद पूरी करते हैं मतलब फ्रेश माइंड के साथ ठीक है कल हमने लॉसेस का चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ही कर सकेंगे लेकिन नींद जरा पूरी करके आनी है। ईशा करीबी मस्जिद में कितने बजे हो रही है 10 बजे तो चुपेर तो कराची में बैठा हुआ है 9 बजे हो रही है करीबी मस्जिद में तो 9:20 तक सो जाना इंशाल्लाह 9:20 तक सो जाना। अच्छा जी पॉइंट मुझे याद कराइएगा मैं याद करा दूंगा। अच्छा माय डियर बातें शुरू हो गई हैं मौका मिलना चाहिए बोलें सारे होंडा की रिटर्न कच्ची है जब तक के जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा ना करवा दें लेकिन इसने कब तक जमा करवानी है ये जरा सुने फाइल्स द रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ किस महीने की लास्ट डेट इन विच द ड्यू डेट फॉल्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह यानी .1 और 3 के 2 के दरमियान एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन द सेलर फाइल्स द रिटर्न एंड पेज द सेलर कौन है ऊपर ये घर में लिख लीजिएगा सेलर बायर कौन है ऊपर साथ साथ लिखते रहिएगा तब वरना फिर ज्यादा आसान होगा where the general tire files the return and pays the tax by the last day of the month where the general tire files return and pays the tax by the last day of the month in which the due date falls the Honda's return will be considered as valid with the input tax correctly claimed for tires यानी input tax अब आपका सही है लेकिन खुदा ना खास्ता .3 कोई पढ़ के बता दे मतलब .3 पढ़ के बता दें
हाथ खड़ा करे कोई, उन्होंने पहले खड़ा किया। जी सही बोला आपने भी। आप इनको भी अब बोलना है, आप भी बताएं। सेलर आप महीने के आखिर तक भी अपना रिटर्न जमा न कराए तो बायर जो है जिसने अपनी इनपुट रिकॉर्ड की उसकी इनपुट जो है वो अगर सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न, कौन? बाय द लास्ट डे ऑफ द इन विच द ड्यू डेट ऑफ, ये लफ्ज तो एक ही दफा आपने याद करें ना, तीनों लाइनों में चल जा रहे हैं। बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल्स। इफ द सेलर टू, फिलहाल इस लफ्ज को छोड़ें, ये तीसरी दफा आया है। इफ द सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न, तो सजा द इनवॉइसेस इशूड बाय सेलर, the sale invoices issued by seller will be deleted by IRIS from buyer's return, from जनरल टायर की जो सेल है वो होंडा की, तो होंडा की परचेस से टायरों की परचेस डिलीट कर दी जाएगी। यानी समझ लें गाड़ी से टायर उड़ा दिए गए, यानी गाड़ी से टायर उड़ा दिए गए, बाकी लोहे का, शीशे का, तारों का इनपुट अलाउ होगा होंडा को, लेकिन टायरों का इनपुट डेड कर दिया जाएगा। द सजा को मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं। द इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर विल बी डिलीटेड फ्रॉम बायर रिटर्न्स, बाय IRIS, फ्रॉम बायर्स रिटर्न, बायर के रिटर्न से वो उड़ा दी जाएंगी। एंड द लाइबिलिटी ऑफ बायर विल बी रिकैलकुलेटेड, री का लफ्ज जरा ज्यादा अच्छा है। एंड द लाइबिलिटी ऑफ बायर विल बी रिकैलकुलेटेड। वो कैसे रिकैलकुलेट होगी, जरा सोच के बताएं, होंडा की लाइबिलिटी कैसे रिकैलकुलेट होगी? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में, फर्ज करें उसके न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में हमने लिखा था परचेज ऑफ टायर्स। अब जब वो परचेज ऑफ टायर डिलीट होगा तो पूरा न्यूमेरिकल बदल जाएगा। द लाइबिलिटी ऑफ बायर विल बी रिकैलकुलेटेड विदाउट दैट इनपुट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ आ गया ना, विदाउट दैट इनपुट, कॉरेस्पॉन्डिंग काट दें, विदाउट दैट इनपुट, यानी विदाउट दैट इनपुट, उस इनपुट को डिलीट कर दिया जाएगा। और अब आपका न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व होगा, और अब आपका न्यूमेरिकल जब दोबारा सॉल्व होगा तो अब आपका पेएबल टू गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। अब आप जब ये पेएबल टू गवर्नमेंट जमा कराएंगे, अब आपकी कच्ची रिटर्न पक्की हो जाएगी। तो वर्किंग वन से परचेज ऑफ टायर डिलीट करना काफी नहीं है, डिलीट करके न्यूमेरिकल रिवाइज होगा, उसके बाद फेस पे आके पेएबल टू गवर्नमेंट बढ़ेगा, वो पेएबल आप जमा करवाएंगे, फिर जाके कच्ची रिटर्न पक्की होगी। कच्ची रिटर्न shall be taken as valid after payment of the said computed sales tax liability। अब जो कंप्यूट हुई है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, उसके मुताबिक अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अब आपकी कच्ची रिटर्न क्या समझ ली जाएगी, पक्की। सली से पढ़ें दोबारा। अगर जनरल टायर ने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, बाय छोड़ें लफ्ज, तो जो इनवॉइस इशू की थी जनरल टायर ने, ये सिस्टम डिलीट कर देगा होंडा की रिटर्न से, और लाइबिलिटी ऑफ होंडा विल बी रिकैलकुलेटेड विदाउट इनपुट ऑफ टायर्स। और बस अब कच्ची रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह शैल बी टेकन एज वैलिड, कच्ची रिटर्न को पक्की बना दें आफ्टर पेमेंट ऑफ सेड सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। वो जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनी है वो उसके बाद जो है वो हो जाएगा। डन? ओके। Point 4, Honda while making payment of 236 withheld 36। जनरल टायर के बारे में ना मार्केट में कुछ बातें ऐसे वैसे ही बता रहा हूँ, घूमने लग गई कि जनरल टायर गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हुकूमत ने होंडा को कहा यार 236 के टायर जब लेने जाया करो ना, तो 36 मुझे दे दिया करो। आमतौर पे ये नहीं होता,
ये तो सेल्स टैक्स विदहेल्ड करना मैंने अक्सर के आपके सिलेबस में नहीं है, ये पता नहीं क्यों एक दो लाइन इसने डाली हुई आई कि हमने पता नहीं अब कौन पूछे इनसे, ये सेल्स टैक्स विदहेल्ड करना आपके सिलेबस में नहीं है। एक दफा पहले पढ़ा था, एक दफा आज पढ़े हैं, तो एक दो जगह लिख दिया हुआ उसने ऐसे ही बोंगे ने। तो टेस्ट कभी नहीं किया आज तक विदहेल्ड का लफ्ज, होना ही नहीं चाहिए टेस्ट, सेल्स टैक्स विदहोल्ड करना हमारे स्कोप में है ही नहीं। तो लेकिन मिसाल आसान सी है तो कर लेते हैं। होंडा ने 236 की पेमेंट की है, तो होंडा को 236 देना चाहिए जनरल टायर को, जनरल टायर 36 गवर्नमेंट को जमा करवाए। जनरल रूल पता है ना सबको, आप तो जाके दुकानदार को 236 रुपए दे देंगे, वो 36 रुपए हुकूमत को जमा करवाए। होंडा वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ 236 विद हेल्ड 36। अब जनरल टायर अपना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करे? जनरल टायर की बुक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो ये ऐसा करे कि उससे कहे कि 36 मैंने चार्ज किया था होंडा को बिल बनाते हुए, लेकिन हुकूमत मैंने ये पे नहीं करना क्योंकि मैं आप तक ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। इट इज नॉट पेएबल टू गवर्नमेंट। ये सेल का 18% मैंने पे नहीं करना, अब आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। बिल्कुल जनरल टायर ये करने की आपको इजाजत है, लेकिन ऑब्वियसली जनरल टायर की ये तो सेल नहीं होगी ना, जनरल टायर की इसके अलावा भी चीजें होंगी और भी किसी को टायर बेचे होंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल टायर इस तरह कर सकता है अपने न्यूमेरिकल में, इसकी इजाजत है जनरल टायर को, क्योंकि उसका टैक्स हुकूमत तक पहुंच गया। तो जनरल टायर इस तरह कर ले, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका टैक्स क्या हो गया, विद हेल्ड हो गया। तो बताएं सेल पे 18% आपने जमा कराना है या किसी और ने जमा करवा दिया? पहले मुझे फिक्रा पढ़ लेने दे, फिर नोट कीजिएगा। एक रजिस्टर्ड बंदा कैन ओनली क्लेम सेल्स टैक्स विद हेल्ड, ये मोहतरम क्लेम है, कैन ओनली क्लेम, ये क्लेम है। आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 36 माइनस करने दो, ये आपका दावा है कि मैं 36 नहीं पे करना चाहता। एक रजिस्टर्ड बंदा एक, अभी नोट नहीं करना, एक रजिस्टर्ड बंदा कैन ओनली क्लेम सेल्स टैक्स विद हेल्ड बाय होंडा इफ जनरल टायर डिक्लेयर्स द सेल इन हिज रिटर्न। अगर अपनी रिटर्न में आप क्या शो कर दें, सेल से मतलब सेल इंटू 18 ही है ना, रिटर्न में तो सेल नहीं शो होती। अगर आप सेल भी शो करें तो माइनस कर दें, फिर आप 36 को ऐड भी करें लेस भी करें, क्योंकि डिविडेंड में नहीं होता था, टैक्स कट चुका है, ऐड भी कर दो लेस भी कर दो, तो इन हिज रिटर्न। अदरवाइज, और अगर ऐसा ना किया, यानी आपने ये 36 ऐड किए बगैर 36 माइनस करने की कोशिश की, फिर तो नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अदरवाइज सेल्स टैक्स विद हेल्ड एंड रिडक्शन इन आउटपुट विल नेवर बी अलाउड। फिर आप भूल जाओ कि आपको रिडक्शन इन आउटपुट अलाउ होगा। क्लियर? चलें जी, तसल्ली से नोट कर लें। कोई देखें कैंडी शैंडी लॉलीपॉप वगैरह पड़ी हुई है, साथ वाले को गिफ्ट करें। चुप चुप सा बैठा है आज। इसको ना, इसको जरा करते रहा करें हल्का फुल्का। जनरल टायर, चले मैं बोल देता हूं, जनरल टायर माइनस कर सकता है सेल्स टैक्स विद हेल्ड। डिविडेंड को भी तो क्लेम ही करते थे, क्लेम का मतलब है एंड पे माइनस कर देते थे दोबारा डिविडेंड को। कैन क्लेम द सेल्स टैक्स विद हेल्ड, क्लेम का मतलब माइनस करने, मैंने इसलिए एरो खींचा है। इफ जनरल टायर डिक्लेयर्स द सेल इन
इज रिटर्न, अगर जनरल टायर अपनी रिटर्न में सेल्स शो कर दे। अदरवाइज द सेल्स टैक्स विदहेल्ड, कितना है सेल्स टैक्स विदहेल्ड? अदरवाइज द सेल्स टैक्स विदहेल्ड एंड रिडक्शन इन आउटपुट, वो यही वाला 36। अदरवाइज द सेल्स टैक्स विदहेल्ड एंड रिडक्शन इन आउटपुट विल नेवर बी अलाउड, फिर ये अलाउ नहीं करने देंगे आप। तो ये माइनस करने के लिए ये ऐड करना जरूरी है, बस ये बात है। तो सारी बात खत्म हो गई। डिविडेंड का टैक्स नहीं ऐड करके लेस करते थे, तो ये माइनस करने के लिए ये ऐड करना जरूरी है। डन जी, ओके। जी जी, हाइब्रिड में बिल्कुल है, इतना लेट आना भी कोई नहीं हो सकता, रिकॉर्ड कायम हो गया हो आज। पेज 600, पेज 600 डी रजिस्ट्रेशन। जो बंदा अपना कारोबार बंद कर दे जो बंदा अपना कारोबार बंद कर दे, या जिसकी सेल एग्जेम्प्ट हो जाए, या जो अपना बिजनेस किसी को बेच दे, या किसी के साथ मर्ज कर दे, या मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए, या who ceases to remain registered। इसका मतलब लिख लें, पहले बड़ी इंडस्ट्री था, अब कॉटेज इंडस्ट्री बन गया, तो ये भी अपने आप को डी रजिस्टर करवा ले। पहले बड़ी इंडस्ट्री था, अब कॉटेज इंडस्ट्री बन गया। कोई इलाके में मस्जिद में मोहल्ले वालों को पता है कि आप उधर रहते हैं, या चुप करके जाते हैं, मैं नमाज पढ़ के आराम से निकल आते हैं, किसी से सलाम दुआ नहीं? कोई तो पता है मोहल्ले वालों को आप लोग रहते हैं मोहल्ले में 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे रहा करें मोहल्ले में। ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा डॉन बन के रहे, मतलब ये कि थोड़ा सा करा। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल अप्लाई टू कमिश्नर अपने इलाके के फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। अगर ये हरकतें आप करें तो आप अपने आप को कैंसिल करवा रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन, आप डी रजिस्टर हो जाएं। कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, कमिश्नर जब आपकी एप्लीकेशन ले लेगा, या और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, या उसको खुद भी पता चल सकता है। ये 2 बातें कल भी की थी, तो इसलिए इन 2 बातों को हाईलाइट करें। अगर आपका दिल चाहे आप अप्लाई कर दें, रजिस्टर्ड पर्सन शेल अप्लाई, या कमिश्नर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। बड़ा ध्यान से हाईलाइट कीजिएगा। अगर आपका दिल चाहे आप अप्लाई कर दें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया और कमिश्नर को पता चल गया कि आपका कारोबार बंद हो गया है, तो वो आपको अप्लाई कर देगा? नहीं नहीं नहीं, फिर वो आपको डी रजिस्टर कर देगा। द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन या ऑन हिज ओन इनिशिएटिव में इशू ऑर्डर ऑफ और कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द लेटर ऑफ फॉलोइंग। तो लेटर ऑफ देख लेते हैं, ये देख लेते हैं लेटर ऑफ। विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और द डेट सारा टैक्स इज पेड, विच एवर इज लेटर। इसकी ये भी एग्जाम्पल कर लेते हैं नीचे। द पर्सन शैल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, आपको कंप्यूटर सिस्टम के जरिए डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। और कमिश्नर विल कंप्लीट द ऑडिट, कमिश्नर आपका 90 दिनों में ऑडिट मुकम्मल करेगा जब आप एप्लीकेशन देंगे। एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट, और आपको कहेगा कि जितने आपके टैक्सेस वगैरह हैं आप दे दो, ताकि आपको बाय बाय किया जाए। आप फाइनल रिटर्न जमा करवा दो, बाय बाय किया जाए। फाइनल रिटर्न जमा करवा दो और आप जाओ। एंड द पर्सन अप्लाइंग शेल नॉट बी डी रजिस्टर्ड अनलेस ही प्रोवाइड्स रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। आपको तब तक डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि आप क्या जमा ना करवा दें, रिकॉर्ड्स जमा करवाएं, आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर अ नोटिस इज इशूड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू हिम। जाहिर बात है, अगर कमिश्नर आपको डी रजिस्टर करे तो ऐसा नहीं होगा कि कमिश्नर कहेगा हमने आपको डी रजिस्टर कर दिया। उससे पहले एक दफा बुलाएगा, बुला के आपसे बात करेगा। अगर कमिश्नर साबित कर दे कि आपने कारोबार बंद कर दिया तो आपको डी रजिस्टर कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डी रजिस्ट्रेशन से पहले की लायबिलिटीज शैल स्टिल बी पेएबल। ऐसे ही है ना, द लायबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शैल स्टिल बी पेएबल बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की वजह से वो पे माफ नहीं हो जाएंगी। शैल बी माफ या शैल स्टिल बी पेएबल? चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के याद करें। हाँ, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन
Who ceases to carry on business? Whose sales become exempt? Who transfers his business? Who merges with other person? Who fails to file return for 6 months? Who ceases to remain registered? ये 5-6 पॉइंट कौन बता सकता है इंग्लिश में? चलें 4 बता दें, हाथ खड़ा करके कोई जी बताएं जी। ट्रांसफर द बिजनेस, हाँ जी, और who fails to file return for the 6 consecutive months, तो shall apply to the, इतनी जल्दी चीजें याद होती हैं, अब पता नहीं अब याद मैं फ्रेश माइंड के साथ नहीं करते आप लोग, कोई घंटा जाके सो जाया करें, वो फ्रेश माइंड के साथ आप करें तो फारग होती हैं चीजें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगती हैं आपका, वो टाइम जो फ्रेश माइंड के साथ दिया जाए, सवार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एवरी मतलब ये नहीं कि चिल ही करते रहे, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब घंटा जाके चिल सो जाएं, आराम से रिलैक्स करें, उसके बाद उठ के इंशाल्लाह फ्रेश माइंड के साथ चीजें पढ़ें, बड़ी इजीली याद होंगी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई टू द कमिश्नर अपने इलाके का फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कमिश्नर जब ये एप्लीकेशन रिसीव कर लेगा या कमिश्नर को खुद ही आपके बारे में पता चले तो आपको डी रजिस्टर कर देगा विद इन द लेटर ऑफ, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए डी रजिस्टर किया जाएगा। अब डी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको ऑडिट किया जाएगा। कमिश्नर विल कंप्लीट द ऑडिट विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन, और आपको हुक्म देगा, डायरेक्ट का मतलब लिख लें हुक्म, और आपको हुक्म देगा किसको? एप्लीकेंट को। क्या हुक्म देगा? डिस्चार्ज का क्या मतलब है? पे, टू पे एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्या आप पे कर दें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बाय फाइलिंग अ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कौन जमा करवाता है ये जरा बताएं? जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा रहा हो। A person applying shall not be deregistered unless the record for the purpose of audit is given. आप अपने रिकॉर्ड जमा करवा दें, आपको हम डी रजिस्टर कर देंगे। The person will be deregistered after a notice is issued and an opportunity of being heard is given. The liabilities before deregistration shall still be payable because of cancellation of registration. अच्छा, अगर आपने 5 मार्च को अप्लाई किया डी रजिस्ट्रेशन के लिए और हुकूमत ने कहा आपने टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, आपने कहा यार नहीं, 15 मई को जाके आपने टैक्सेस दिए, अब आपको डी रजिस्ट्रेशन किस दिन करेंगे? मार्च के महीने में आप गए क्या करने के लिए? अपने आप को डी रजिस्टरिंग करने के लिए। 5 मार्च को आपने कहा मुझे डी रजिस्टर कर दो, और टैक्स कब जमा करवाया आपने? अब आपको डी रजिस्टर कब किया जाएगा? विद इन द लेटर ऑफ 90 डेज गिने फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन बताएं क्या है? 5 मार्च। डेट ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। इन दोनों में से लेटर नहीं, इसके 90 डेज गिने, इन दोनों में से लेटर नहीं। What is the date on which taxes are paid? 15 मई। When you applied? 5 मार्च। अच्छा, मैंने आपको कहा हुआ था कि पहला महीना उंगलियों पे गिन लिया करें, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे, लेकिन आप ऐसा करें कि आज पहला महीना भी कैलकुलेटर पे गिने। मार्च के आपने दिन गिनने हैं ना, तो उंगलियों पे गिनने तो 6 से गिनना शुरू करें, कैलकुलेटर पे गिनने तो 31 माइनस 5 करें। यह तरीका होता है अगर कैलकुलेटर पे पहला महीना गिनना है। वैसे पहला महीना कैलकुलेटर पे गिनना मैं रिकमेंड नहीं करता, गलती का चांस बहुत ज्यादा होता है। पहला महीना उंगलियों पे गिना करें, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? 26 दिन बन गए। कैलकुलेटर पे अगर गिनना है तो 31 माइनस 5 करें जरा, 26 आ रहे ना? कुछ समझ आ गया कैलकुलेटर वाला तरीका? लेकिन सही तरीका उंगलियों वाला है, क्योंकि उसमें असूल भी सामने रहता है कि 6 से गिनना होता है। गिनना 6 से होता है, क्यों 5 को नहीं गिनना होता, गिनना अगली तारीख से होता है। तो लेकिन ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला चक्कर नहीं है कि आने जाने वाला दिन भी गिनना है। बस 5 मार्च को अपने अप्लाई किया तो 5 मार्च को एप्लीकेशन पहुंची होगी, 6 से फिर 90 दिन गिनना शुरू करेंगे। तो 31 माइनस वो कितने बन गए? 26 दिन मार्च के बन गए, अप्रैल के 30,
मई के पूरे डाल दे, मेरे ख्याल से 90 तो नहीं पूरे होंगे, मई के डाल दें 31 दिन, जून के 3। अब मुझे बताएं क्या तारीख बनी, 3 जून। अब ऐसा करें कि आप लोग सिनेरियो ए का सॉल्यूशन यहीं पे बना लें ताकि आपको इस रिदम में बात याद रहे। अब मुझे बता दें दोनों में से लेटर क्या है, दोनों में से लेटर क्या है, 3 जून। इसी तरह जरा बना लें, 5 मार्च से 90 दिन गिन के यहां 3 जून लिखते हैं, यहां 15 मई लिख दें, लेटर लिख दें और लिखें यहां सॉल्यूशन मैंने बना लिया ए का इधर ही। भाई कुर्सी का बता, हाँ बता दें, अभी भी जरा बुलाएंगे। ओके अच्छा, अगला सॉल्व करते हैं आप खुद। यू अप्लाइड फॉर डिजिस्ट्रेशन 5 मार्च, डिटरमिन द डेट बाय विच कमिश्नर में इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। इफ बकाया जात टैक्सेस, बोले बोले बोले, इफ बकाया जात टैक्सेस पेड ऑन 12 जुलाई। लेकिन अप्लाई एज्यूमिंग, एज्यूमिंग दो अलग अलग सिनेरियोज है ना, तो अप्लाई कब किया था, 5 मार्च को, और डी रजिस्टर कब हुए, बस बता दिए, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपने, इधर लिखें 5 मार्च और इधर लिखें 12 जुलाई। 5 मार्च के बाद 90 दिन गिननी है या गिन लें दोबारा, गिननी है में कितने हैं, 3 जून। इसमें 90 दिन डाला करने हैं, जवाब आ गया 3 जून। इनमें से लेटर बता दें। अब आपको किस दिन डी रजिस्टर किया जाएगा, 12 जुलाई को। डन, चलें। अगले पेज पे आए, पेज 661। जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने इशू की हैं फेक इनवॉइसेस, कौन सी इनवॉइसेस इशू की हैं, फेक या ओरिजिनल, फेक, और टैक्स मारा है या टैक्स फ्रॉड किया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड। उसकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड थ्रू द सिस्टम। लेकिन सस्पेंड करने से पहले आपके घर नोटिस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब आपकी क्या शुरू हो जाएगी, इंक्वायरी। किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन क्यों सस्पेंड कर दी जाती है, नंबर 1, वो अपने पते पे मौजूद, बोले ना, नहीं था, उसने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में आपको एंटर होने या रिकॉर्ड्स दिखाने नहीं दिए, एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हैं, एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हैं, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे, इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे, हर महीने इनपुट ही लेके पहुंचा होता है, कॉन्टिन्यूस कैरी फॉरवर्ड ही खत्म नहीं हो रहे, सडन इंक्रीज इन सेल। सडन इंक्रीज इन सेल वैसे हुकूमत को पसंद है, लेकिन हुकूमत कहती है कि इसका मतलब है पास्ट में भी सेल ज्यादा थी, तुमने नहीं बताई हमें। सडन इंक्रीज इन सेल, सडन इंक्रीज इन सेल। मेकिंग सब्सटैंशियल परचेजेस एंड सेल फ्रॉम एंड टू, परचेजेस फ्रॉम एंड सेल टू अदर ब्लैक लिस्टेड और
सस्पेंडेड पर्सन होता है जिसके खिलाफ केस शुरू हो गया, और ब्लैक लिस्टेड होता है जो बिल्कुल ही फारग हो गए। यानी कि ये समझ लें सस्पेंडेड मुलजिम है और ब्लैक लिस्टेड मुजरिम है। तो इंशाल्लाह ब्लैक लिस्टिंग भी पढ़ेंगे कल, ब्लैक लिस्टिंग पढ़ेंगे कल। ओके, नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन सजेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, ऑन शिकायत ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर इलाका, सजेशन से और एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। तो ये भाई 4-5 नंबर का सवाल आता है, रीजंस फॉर सस्पेंशन। चलें जी, याद करें। जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए, बोले ना कि एक रजिस्टर्ड बंदे ने फेक इनवॉइस इशू की है, इशू फेक इनवॉइस, इशू यानी कि जनरल टायर ने गलत बिल बना के दिया होंडा को, फेक इनवॉइस इशू किया है, यानी 1 लाख के टायर बेचे हैं और 20,000 के बताया कि बेचे हैं, फेक इनवॉइस बनाई है, टैक्स मारा है, फ्रॉड किया है, तो सजा क्या मिलेगी? रजिस्ट्रेशन में भी थ्रू द सिस्टम, बताए बगैर। पहले पूछा नहीं जाएगा हम आपको सस्पेंड कर दें, इस तरह पूछा नहीं जाएगा, सॉरी, हम आपको सस्पेंड कर दें, ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, अब आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये बंदा पूछेगा मुझे क्यों सस्पेंड किया है, बेसिस, रीजंस, बेसिस भी सवाल आता है, रीजंस भी आता है, 3-4 नंबर का आता है, बेसिस या रीजंस। हम तुमसे मिलने आए थे, तुम पते पे थे ही नहीं। उसने कहा मुझे तो अपना नहीं पता होता। हमने घुसने की कोशिश की थी, तुमने ताले लगा दिए। हमने तुम्हारे कॉपियां खोलने की कोशिश की, तुमने हमें खोल के रखा। तुमने एबनॉर्मल हरकतें कर, तुम्हारे इनपुट ही खत्म नहीं हो रहे, तुम्हारे कैरी फॉरवर्ड ही खत्म नहीं हो रहे, सेल एकदम तुम्हारी आसमानों पे पहुंच गई है। तुम ऐसे लोगों से चीजें खरीद रहे हो जो खुद काले हो चुके हैं, या खुद उनकी रजिस्ट्रेशन हमने सस्पेंड कर दी हुई है। तुम रिटर्न जमा नहीं करा रहे, तुम्हारी दूसरे शिकायतें लगा रहे हैं। तुम्हें सस्पेंड ना करें तो और क्या करें? और कह रहे हो बता के आते, बताए बगैर आए हैं। हाँ, ये हरकतें करोगे तो बताए बगैर आएंगे। अच्छा जी, पॉइंट एफ के साथ, एफ के आगे ना ये वाला भी, जी के आगे ये वाला भी पेपर में डाल दीजिएगा। अगर एक बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको भी हम क्या कर दिया करेंगे? सस्पेंड। अगर एक बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए, उसे भी क्या कर दिया करेंगे? सस्पेंड। अच्छा, पिछले सफे पे भी लिखा हुआ था कि पिछले 6 महीने रिटर्न जमा ना कराएं तो डी रजिस्टर कर देंगे। डी रजिस्टर तो उसको किया जाता है जो बंदा बेचारा बिजनेस बंद हो गया और रिटर्न जमा नहीं करा रहा और ऐसे सुस्त सा बंदा है, उसे कहते हैं यार 6 महीने से तुम नहीं आए तो तुमने तो बारों बार भी बंद, जा तुझे डी रजिस्टर करते हैं। सस्पेंड तो बड़े बड़े लोगों को किया जाता है जिन्होंने रिटर्न जमा करानी थी और 6 महीने से जमा ही नहीं करवा रहे। अच्छा जी, अब रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, जो आपके घर ऑर्डर आएगा ना, रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल गिव द रीजंस फॉर सस्पेंशन। आपके घर जो ऑर्डर आएगा उसमें से लिखा होगा आपने इनमें से क्या हरकत की है। ऑर्डर शेल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन, आपको ऑर्डर भेजा जाएगा। बड़े बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे छोटे टैक्स के दफ्तर और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में भी भेजा जाएगा। अब ऑर्डर बताएं किस किस को भेजा जाएगा? टैक्स पेयर को भेजा जाएगा, टैक्स पेयर के टैक्स के दफ्तरों में भेजा जाएगा और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाएगा। किस बंदे को क्या कर दिया गया? बोले सस्पेंड। इस बंदे को क्या कर दिया गया? सस्पेंड। सस्पेंड किसको किया आज हमने? जनरल टायर को। सस्पेंड किसको किए? जनरल टायर को। ये लोग जनरल टायर के क्या हैं? बायर्स। इनका नाम क्या है? ये लोग जनरल टायर के क्या हैं? सप्लायर। इन्होंने जनरल टायर को क्या बेचा है? ये सप्लाई चेन है ना, इसने रबड़ बनाया, इसने टायर बनाया, इसने गाड़ी बनाई। तो जनरल टायर आज हमारी मिसाल में क्या है? सस्पेंडेड। ये कौन है इसके? सप्लायर।
और ये कौन है इसके? बायर्स। डन। दो सजाएं मिलेंगी, दो सजाएं, और दोनों मैंने हाईलाइट कर दी हैं। जनरल टायर को यह सजा मिलेगी कि इसके सारे इनपुट डेड, क्योंकि ये बंदा ही सस्पेंडेड है। और होंडा को सिर्फ यह सजा मिलेगी कि इसका, ये न्यूमेरिकल्स में हम करते रहे हैं, कई न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे, आपको याद है न्यूमेरिकल में लिखा होता था परचेज फ्रॉम सस्पेंडेड पर्सन, याद है? याद है, परचेज फ्रॉम सस्पेंडेड पर्सन। तो जनरल टायर को क्या सजा देनी है? आपने देखा हुकूमत बड़ी तेज है, कभी भी आउटपुट नहीं कटवाती। जनरल टायर को क्या सजा देनी है? इसके सारे इनपुट डेड, जो उसने रबड़ खरीदा हुआ है उससे सारे इनपुट डेड। और इसको क्या सजा देनी है? अगर कभी बायर और सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन, अगर कभी बायर और सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन belongs to another इलाका, belongs to another इलाका, and they are to be suspended as well, और उनको भी क्या करना है? सस्पेंड करने का सोचा है। तो द कमिश्नर shall inform अब्बू to initiate the case, to initiate the for suspending of them, them का मतलब समझ आ गया ना? कौन? बायर और सेलर। याद करें, इन केस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग टू अदर इलाका एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल, तो कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बता दे कि उनके खिलाफ केस शुरू कर दें। डन। बस ये आखिरी बात आज की। दो लोगों का इनपुट डेड करें माय डियर। नो इनपुट शेल बी अलाउड टू सस्पेंडेड पर्सन, बोले ना, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू, एक इसको सजा दें, दूसरी सजा सिमिलरली नो इनपुट रिफंड शेल बी अलाउड टू द बायर्स, नो इनपुट रिफंड शेल बी अलाउड टू द बायर्स ऑन सेल इनवॉइस इशूड बाय जनरल टायर। समझ आ गया? नो इनपुट शेल बी अलाउड टू द बायर्स, बायर्स का इनपुट भी डेड कर दें। डन। चलें जी, ओवर। रिवाइज करें जरा आज वाला सारा। पेज नंबर 604, याद करें, याद करें। जब एक बंदा सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज दोनों के रिटर्न जमा करवाता है, इंग्लिश का फिक्रा बोलिएगा, ही शैल फाइल अ सिंगल रिटर्न for all sectors by the due date applicable to his, देख ले दोनों में से मेजर एक्टिविटी कौन सी है। फाइनल रिटर्न किसने जमा करवानी होती है? शेल। कब तक? 30 सितंबर। इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न आपने जमा करवानी है हर बंदे ने। सेल्स टैक्स आप नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे, और वैसे 15 तारीख जहां जहां रिटर्न जमा कराने की लिखी है उसको 18 से बदल दो, कहते हैं रिटर्न 18 तक दे दिया करो लेकिन टैक्स 15 को दे दिया करो। पॉइंट 1 और 2 किसी को याद हो उर्दू में बता दे। पॉइंट 1 और 2 किसी को याद हो उर्दू में बता दे। मैं बता देता हूं। होंडा जब अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो उसका इनपुट कच्चा समझा जाएगा जब तक कि जनरल टायर अगले महीने के एंड तक अपनी रिटर्न जमा, और अगर वो जमा करवा दे अगले महीने के एंड तक तो कच्ची रिटर्न क्या बन जाएगी? पक्की। ये छोटी छोटी बात याद है? अगर जनरल टायर रिटर्न जमा कराना भूल जाए अगले महीने के एंड तक तो होंडा का इनपुट डेड हो जाएगा वर्किंग 1 में, उसकी वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी री, और नया टैक्स जो बनेगा जब वो जमा करवाएगा तो फिर उसकी रिटर्न वैलिड है। अगर होंडा ने 236 रुपए का में से 36 रुपए काट लिए हैं और 36 रुपए होंडा ने गवर्नमेंट को जमा करा दिए हैं तो जनरल टायर फिर 36 रुपए माइनस कर ले यहां पे, लेकिन शर्त यह है कि उससे पहले 36 ऐड करे तो फिर माइनस भी कर ले।
डी रजिस्ट्रेशन किन लोगों की होगी? इन 6 लोगों की। डिसीजन किन लोगों की होगी? इन 6 लोगों की। इन 6 लोगों की डी रजिस्ट्रेशन होगी। ये कमिश्नर को अप्लाई करेंगे या कमिश्नर को खुद पता चलेगा विद इन द लेटर ऑफ? प्रोसीजर बताएं अब क्या होगा सारा। 90 दिनों में हम क्या मुकम्मल करेंगे? इसका ऑडिट। वो अपने रिकॉर्ड वगैरह ले आएगा, चेक करा देगा, उसे एक दफा नोटिस भेज देंगे कि हम आपको रजिस्टर करने लगे हैं। ये विदाउट प्रायर नोटिस नहीं होगा, ये विद नोटिस होगा। उससे पहले बताया जाएगा। सस्पेंड करने से पहले नोटिस नहीं है, लेकिन रजिस्टर करने से पहले। चलें, ये भी अच्छा हो गया, बात समझ आ गई। अब आपको शायद नोटिस का मकसद समझ आ गया हो। ठीक है, तो द लायबिलिटीज बिफोर रजिस्ट्रेशन शैल स्टिल बी पेएबल बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अम्मी ने आपका मोबाइल पकड़ के तोड़ दिया। अब इसमें कोई ऐसे ही नाफरमान टाइप बच्चा होता है, वो कहता अम्मी पहले बता तो देती हैं, तो मैंने तो मेमोरी सेव कर लेता, थी कोई ऐसा डाटा मेरा, मैं उसको महफूज कर लेता। ये होता है विद नोटिस, लेकिन अम्मी तो विदाउट नोटिस अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं। और आप लोगों को बिल्कुल, आप लोग तो माशाल्लाह कुछ कहते भी नहीं, कहना बनता भी नहीं। पेज 601। नहीं, आजकल हैं कुछ लोग मुझसे क्लास को बता के कहीं क्यों सर, फिर भी पूछना तो चाहिए था अम्मी को। अच्छा जी, तो अगर ये 6-7 हरकतें करें आप, ये किसी को याद हो गई है? हम गए, वो उधर मौजूद ही नहीं था। हम जाना चाह रहे हैं, घुसने नहीं दे रहा, रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रजिस्टर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, वो कॉपियों के ऊपर चढ़ के बैठ गए, खुलवा लो। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, ये ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से चीजें खरीदना बेचना, नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, शिकायत ऑफ एनी अदर कमिश्नर। तो क्या होगा इसी सूरत में? आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके घर ऑर्डर भेज दिया जाएगा। 2 सजाएं मिलेंगी। आपके बायर्स और सेलर्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं, अगर वो दूसरे इलाकों में तो बता दिया जाएगा। और दूसरी सजा, जितना अरसा आप सस्पेंड है तो आपका इनपुट और आपके बायर्स का इनपुट क्या कर दिया जाएगा। लेकिन खतरनाक बात ये लिखी हुई है कि पुराने वाला इनपुट भी हम आपके डेड कर सकते हैं, अगर हमारा दिल चाहे। वो पुरानी परचेजेस है, उनका इनपुट भी डेड कर सकते हैं। चलें जी, चैप्टर नंबर 22 में आ जाएं। क्वेश्चन 45 का बी, 45 का बी। ये जरा नोट करते रहिएगा कौन कौन से सवाल मैं करा रहा हूँ एक सफे पे साइड पे, खूबसूरत सा करके। भाईजान सारे मुतवज्जे हो जाएं, खुदा के लिए सारी चीजें छोड़ दें। आज बड़ी मुश्किल से हमने आधा पौना घंटा इस चीज के लिए निकाला है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। आज पूरा ये चैप्टर जो है, इसमें मेन सवाल करने हैं आज हमने सारे, इसलिए अटेंटिव हो जाएं। जहाँ 10-12 नंबर का, 13 नंबर का, 15-16 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो वहाँ 12-13-14 नंबर की थ्योरी भी आती है। ऑन 4 फरवरी 2021 ये पता, अच्छा बातें बड़ी आसान सी हैं, ये पता चला है फहद को कि उसने गलती से आउटपुट 27,000 पे रिकॉर्ड कर दिया था, जो इसने जुलाई में चीज़ें बेची थी एक कस्टमर को, हालांकि उसका आउटपुट 72 है। अच्छा जी, सेल कब की है? सेल कब की है? 5 जुलाई को। सेल कब की है? 5 जुलाई को। रिवील्ड, गलती का पता, पता में ये अलिफ ही होता है ना, ये होता है, अलिफ होता है। गलती का पता चली, रिवील्ड 4 फरवरी। डन जी। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, इस गलती की वजह से रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? रेक्टिफिकेशन, वो 3 काम जो कल मैंने करवाए थे। आउटपुट 27 था, उसको कहां ले जाने? 70 कितने से बढ़ाने? कैलकुलेटर के बगैर बता दें। 72 माइनस 27, 45,000 से आउटपुट बढ़ाने। मुझे एक लाइन लिखवाएं आगे, जो कल मैं 3 लाइनें लिखवाता था। इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। ऐसी एडजस्टमेंट जिससे गवर्नमेंट को
वो एडजस्टमेंट 80 दिन में करें या जब मर्जी? जब मर्जी। डन। अच्छा एक मिनट, ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं ना, अभी नोट ना करें, मेरी बात सुने। ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं ये आपने 4 सिनेरियोज में लगाने हैं। वो 4 सिनेरियोज हमने उधर पढ़े हुए हैं, लेकिन उन 4 सिनेरियोज को अगर मैं एक फिक्रे में बोलूं तो जब कभी चीजें वापस हो रही हूं, जिसकी हेडिंग थी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न, जब कभी चीजें वापस हो रही हूं, जब कभी सेल प्राइस या टैक्स बढ़ाना हो, या सेल प्राइस या टैक्स कम करना हो, इन सूरतों में आपने क्या करना। किसी ने ये मैसेज भेजा होगा कि मुझे समझ के कि ये मैं पढ़ूंगा, तो वो फिर आप पढ़ लेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि चैप्टर नंबर 21 में, साथ वाले को परें कर दें, बिल्कुल नो डिस्टरबेंस, बिल्कुल टॉलरेट ना करें आज उसकी तरफ से जो डिस्टरबेंस हो। डेबिट क्रेडिट के रूल तब लगेंगे जब कभी कैंसलेशन हो रही हो, यानी चीजें रिटर्न हो रही हो, या वीओएस या सेल्स टैक्स बढ़ा हो जिसका नाम है चेंज, या वीओएस या सेल्स टैक्स कम हो रहा हो। ये मोटी मोटी चीजें हैं जिस वक्त डेबिट क्रेडिट नोट के रूल लगेंगे। ऐसी डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो वो जब मर्जी करें, और जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो वो कितने दिनों में करें? 4 फरवरी 2021 यानी 21 का कैलेंडर शुरू हो चुका हुआ था। एक दुकानदार को पता चला कि उसने गलती से आउटपुट टैक्स 27,000 रिकॉर्ड कर दिया था पिछले साल जुलाई में, हालांकि उसका आउटपुट 72 है उसके रिटर्न में। ये गलती उसको पता चल गई। इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एडवाइज हाउ फहद कैन रेक्टिफाई दिस एरर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। फहद इस गलती को कैसे सही करे 180 डेज के बाद। कहते दिन आपको गिनने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं 180 डेज गुजर गए हैं। कहते हैं 180 डेज के बाद वो इस गलती को कैसे सही करे। तो आप लोगों ने, अभी मैं जवाब आपको लिखवाऊंगा, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज इंक्रीज्ड द फहद विल इशू अ डेबिट नोट। द फहद विल इशू अ, हाउ का जवाब दे दिया मैंने। द फहद विल इशू अ डेबिट नोट। फहद आप डेबिट नोट इशू करें, इस गलती को सही कर दें। लेकिन थोड़ी सी ये लाइन भी डाल आइएगा, थोड़ी सी ये लाइन भी डाल आइएगा कि where output is reduced, the adjustment can only be made in 180 days. However, here output is increasing, so this can be made even after. तो 180 डेज वाली बात का भी जिक्र कराइएगा। तो इसके जवाब में आप लोग पॉइंट 4 लिख के आएंगे, 22 का और 21 का 1 लिख के आएंगे। तो 21 का 1 और 22 का 4। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। पहले ये नोट करें, फिर आज यहीं पे जवाब लिख लें, इसका जगह अच्छी खासी है। जवाब भी लिखवा देता हूं मैं। अच्छा किसी को पता कैसे चले कि ये सेल रिटर्न नहीं है? उसने बता रहे गलती से सेल्स टैक्स मैंने कम रिकॉर्ड कर दिया है, तो क्या ये आप सेल्स टैक्स बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं? मैं कौन हूं? फहद। फहद कौन है? सेलर। सेलर ने कस्टमर को चीजें बेची थी, तो सेलर ने अगर कभी कस्टमर को चीजें बेची हैं तो सेलर अगर आउटपुट बढ़ाएगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा होगा। यही सारा कल लिखवाया था, लिखें जी। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वेयर फॉर एनी, अभी भाई जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन। अब यूएस में चेंज आ रही है या सेल्स टैक्स की अमाउंट दे दिया उसने? फिर इधर देखें,
Wherefore any value, the amount of sales tax, the amount of sales tax mentioned in tax invoice, the amount of sales tax mentioned in tax invoice has increased the seller shall issue a, सेलर के साथ फहद लिख दें, द सेलर फहद shall issue a डेबिट नोट। ये आपने उसका जवाब दे दिया हाउ का। बाकी इतने नंबर नहीं है मेरे ख्याल से, पर्टिकुलर्स ना बताएं। बताने हैं कितने नंबर हैं? नहीं, पर्टिकुलर्स ना बताएं बस। ही शैल इशू अ डेबिट नोट, ही शैल इशू अ डेबिट नोट टू कस्टमर, ही शैल इशू अ डेबिट नोट टू कस्टमर। इधर देखें ना भाई, ये वाला सिनेरियो है, डॉलेंस की जगह फहद है और किया को डेबिट नोट आप इशू कर दें। ये हाउ का जवाब है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट बढ़ने से, सेल बढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो अब लिखें, पहले ये वाली लाइन लिख दें, वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इन 180 days। Where output is reduced, the adjustment can only be made within 180 days of relevant supply. However, here output is, बोले, increasing. However, here output is increasing. So, it, सवाल की आखिरी लाइन उठा लेना, सवाल की आखिरी लाइन, however, output is increased. So, adjustment can even be made after expiry of 180 days. However, adjustment can even be made after expiry of 180 days. चलें जी आगे। चलें, क्वेश्चन 33 का बी, सफ़ा 625। ये इंशाल्लाह इसी तरतीब से आपने घर में करने हैं और मैं इसी तरतीब से आपको भेजूंगा। पढ़ें जी 33 का बी। और वो 3 बातें मुझे बताएं जो मैंने अभी लिखी थी। जी भाई, समझ आ गया? 2 जून 16 को आबिद ने गलती से इशू की इनवॉइस, जिसमें से इनवॉइस इशू की, यानी कि आबिद सेलर है, सेलर है, तो उसने कौन सी इनवॉइस इशू की होगी? सेल इनवॉइस। यानी ये क्या कर रहा है? सेल। तो सेल का न्यूमेरिकल है परचेज का? सेल का, सेल का। तो आबिद ने सेल की, गलती से इनवॉइस इशू कर दी 25,000 टैक्स का बोझ डाल के। सेल्स टैक्स का बोझ डाला 25,000 2 जून को, लेकिन असल सेल्स टैक्स 45,000 था, लेकिन इसे डिटेक्ट हुआ 15 फरवरी को। अच्छा भाई, सेल कब की है? सेल 2 जून 16 को। गलती डिटेक्ट कब हुई? डिटेक्ट बहुत लेट, 15 फरवरी 17। इस वजह से आउटपुट कितने से? इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। ये एडजस्टमेंट कब करें? जब मर्जी या 180 डेज में? जब मर्जी। नोट, ये तो वही सवाल हो गया, टाइम जाया हुआ है। ले
आबिद को अब एडवाइस कोई देनी है, क्या क्या एडवाइस देंगे आबिद को? ये गलती कैसे सही, गलती सही करने की एडवाइस होगी ना, और क्या होगी? आबिद को एडवाइस देनी है, आबिद को एडवाइस दें, आबिद को एडवाइस दें। क्या पूरा लिखे ना, वेयर फॉर एनी, सोचे ना, आप बोले ना, वेयर फॉर एनी द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स हैज increase, the Abid shall issue a debit note. Where the output is reduced, the adjustment can only be made within. However, here the increased. क्या पूछ रहे पश्तो में, समझ नहीं आ रही उर्दू? Where the output is increased, then adjustment can even be made, only be made नहीं, even be made after 180 days। जी, हम घर से तैयारी करके आए हुए हैं। इसके बाद आप निकाल लें क्वेश्चन नंबर 17 का बी, 17 का बी। हम घर में टीचर 10 दफा सोचते हैं ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, कल इसके साथ ये डालना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। हमें पता है आप पे कितना लोड डालना है। अच्छा जी, पढ़ें जी जल्दी 17 का बी। सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा, डब्बा खोल के, डब्बा खोल के सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा, फिर जवाब देंगे, वरना नहीं दे सकते, क्योंकि सिनेरियो भूल गए मैं ना, 4 दिन पहले, काफी 2 दिन पहले किए थे। सिनेरियो नंबर कोई बंदा बता दे कौन सा वाला है, जल्दी से बता दें सिनेरियो कौन सा वाला है। भाई मुझे तो 2 और 4 दोनों लग रहा है, 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, मैं जरा जाके देखता हूँ। 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, उससे कोई मसला नहीं, नोट में देख लेता हूँ। मुझे तो 2 और 4 दोनों लग रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं, पता नहीं पिछले सेशन वाला शायद मुझे याद है, होस्ते में गलत कह रहा हूँ, तो मैं पढ़ के देख लेता हूँ। रिजवान बिजनेस कर रहा है रिजवान एंटरप्राइज के नाम से, शुक्र है रिजवाना एंटरप्राइज के नाम से नहीं करा, पता भी कोई नहीं आज। ऑन 15 फरवरी 2010, 15 फरवरी 2010 को रिजवान ने चीजें बेची हैं, तो ये तो समय पता चल गया कि सवाल सेल का है, परचेज का नहीं है। चीजें बेची हैं और अब वो चाह रहे हैं कि उसको क्रेडिट नोट इशू करे, अब वो चाह रहे हैं कि उसको क्रेडिट नोट इशू करे। माय डियर सेल कब की है? माय डियर सेल कब की है? 15 फरवरी को। और इंटेंशन क्या है? इंटेंशन कब बनी है नोट इशू करने की? सितंबर के महीने में। फरवरी में मैंने उसकी चीजें बेची हैं और सितंबर में मेरी इंटेंशन है कि उसको क्या कर दूं? क्रेडिट नोट इशू। अब जरा जाके देख लेते हैं क्रेडिट नोट इशू। अच्छा, क्रेडिट नोट इशू किसने करना है? He intends to issue credit note. He का मतलब है he का मतलब है seller. ही का मतलब है सेलर क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे करें, सेलर क्रेडिट नोट इशू करें, एंजॉय करें, बोलें सेलर क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहा है। मुंह के अंदर चाय का जायका, ऐसे ऐसे करें। सेलर क्या इशू करना चाह रहे? क्रेडिट नोट। अवॉइड किया करें, कोई अच्छी चीज नहीं है। सेलर क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहे हैं। अच्छा, सेलर कौन क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहे हैं? तो डब्बे की ये वाली साइड देखें, बताएं सेलर कब कब क्रेडिट नोट इशू करता है? या सिनेरियो 2 हो या सिनेरियो, जो मर्जी सिनेरियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सिनेरियोज में देखें सेल कम हो रही है। दोनों सिनेरियोज में देखें सेल कम हो रही है। दोनों सिनेरियोज में देखें सेल कम हो रही है। सेल जब भी सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा, सेलर जब भी क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये क्रेडिट नोट होता है ना, तो सेल, तो अल्लाह का शुक्र है उसने बताया नहीं था कौन सा सिनेरियो है, लेकिन जिसके जहन में पेपर में 2 आया, जिसके जहन में पेपर में 4 आया, दोनों के जहन में सही आया। दोनों में ही सेल क्या हो रही है? आप बता दें ये सिनेरियो कौन सा बना है, 2 या 4?
ये जो सिनेरियो 2 या 4 बना है, तो अब बता दें मैंने सेल अपनी क्या करनी है। आगे खुद ही वो जो 2 लाइनें पूरी कर लें खुद ही। गवर्नमेंट को ये कब हुआ है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो चले। आउटपुट कम हो रहा है, इससे क्या होगा जल्दी बताएं। बैलेंसिंग, अच्छा आउटपुट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो ये एडजस्टमेंट जब मर्जी या विद इन 180 डेज? विद इन 180 डेज। सवाल की रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन करें क्या रिजवान क्रेडिट नोट इशू कर सकता है या नहीं इशू कर सकता। लिखें जी जवाब। इधर देखें सारे। अब वो वही लिखने हैं, वो जो 21 22 का 4, वो 22 का 4 ही बस लिखना है। तो पहले हम ये लिख के आएंगे कि वेयर अ सेलर इज इशूइंग अ क्रेडिट नोट सो द आउटपुट विल डिक्रीज। ये नहीं पेपर में बता के आएंगे कि मैंने सोच लिया सिनेरियो 2 और 4 है और मैं बड़ा फन्ने खाऊं। पहले हम ये लिख के आएंगे वेयर सेलर इज इशूइंग अ क्रेडिट नोट द आउटपुट विल रिड्यूस। आगे ये नहीं लिख के आना दिस मे बी अ रिडक्शन इन सेल प्राइस और दिस मे बी अ रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। याद है ना ये सिनेरियोस? ये नहीं लिख के आना दिस मे बी अ ये एंड दिस मे बी अ ये नहीं लिख के आना। और ये लिख के आना है वेयर द क्रेडिट नोट इज इशूड बाय बोले 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 सेलर द आउटपुट विल रिड्यूस। ये बात समझ आ गई नहीं समझ आई? द आउटपुट विल रिड्यूस। आगे फिर लिखते हैं, लिखें वेयर द, बोले ना वेयर द क्रेडिट, लिखें वेयर द क्रेडिट नोट इज इशूड बाय seller it will result in reduction in output. It will result in reduction in output. आगे बोलें। आगे तो वो 22 का 4 लिखवा दें। 22 का 4 ही था ना, 21 का 4 था। 22 का 4, 22 का 4 लिखना है। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड, वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द adjustment can only be made within 180 days. Where output is reduced, the adjustment can only be made within 180 days. So अच्छा 180 डेज अब देखें लैप्स कर गए हैं या नहीं, पहले जरा गिन लें। लंबी लंबी छलांग मारें, अभी एग्जैक्ट ना गिने। 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। 15 अगस्त को तकरीबन 183 डेज हो जाने हैं, तो 6 महीने हो जाने हैं। तो 15 अगस्त को ही हो जाने हैं, तो इसलिए बस एग्जैक्ट कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो बल्कि लिख आए इसमें, हाँ लिख आए, गिन आया करें। कैलकुलेटर पकड़ें, 28 माइनस 15 करें। ये नया तरीका आज आपको बताया है। वैसे तो 16 से गिनना होता है, लेकिन 28 माइनस 15 करें 13। मार्च के डालें 31, अप्रैल के डालें 30, मई के डालें 31, जून के डालें 30। टोटल तो नहीं करना अभी, जुलाई के भी डालने चलें 31, जुलाई के डालने 31। अब जरा टोटल करें 166। अब जबानी बता दें अगस्त के कितने दिन डालेंगे? 14। तो लिखें ये नहीं कहना कि 14 अगस्त को छुट्टी होती है तो नोट नहीं इशू किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ इशू होगा। हॉलीडेज हमने तो नहीं कहा कि ये करनी है। तो लिखें, कहां तक लिख लिया था बोलें, आखिरी फिक्रा क्या लिखें? सो पेमेंट कैन बी मेड विद इन 180 days and 180 days are expired. सो का लफ्ज फिर अब खत्म हो जाएगा ना। and 180 days are expired on, अभी लिखिए ना लास्ट रो में क्या हो रहा है। so 180 days are expired on 14 अगस्त 2010।
2010 में आप थे ना दुनिया में, तो उस दिन एक्सपायर हो गए थे। फिर 14 अगस्त 180 डेज वर एक्सपायर्ड ऑन 14 अगस्त 2010। सो दिस एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड। ये क्यों नहीं हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते यार हम? हमारा भी तो दिल चाहता है हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं, क्यों नहीं नुकसान पहुंचा सकते? 180 दिन गुजर गए हैं, उससे पहले हुकूमत कहती थी आना तो पहुंचाओ मुझे नुकसान, में हाजिर हूं। कोई बात लिख के आए इसमें एक और, हाथ खड़ा करके, 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 कोई बात और। However, at the request of Rizwan, Commissioner can extend this period by 180 days. ये बात उसे बता के हैं, ये गुंजाइश अवेलेबल है। तो मेरे भाई पूरी बात आप अधूरा मशवरा नहीं हो सकता ये, और ये कह के चले गए। ओ भाई हो भी सकता है, चपेड़ हो भी सकता है। सारे इधर देखें, ये 180 डेज की लिमिट में एक रिलैक्सेशन पड़ी थी हमने, अगर आप लोग क्लासें ले रहे हैं तो याद है एक रिलैक्सेशन पड़ी थी। किधर है रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन आई। However, Commissioner may at the request of Rizwan extend the period by further 180 days. लिखे However, Commissioner may at the request of Rizwan may extend the period by 180 days. बिल्कुल अगले को डराएंगे या रिलैक्सेशन भी बता के आएंगे? ये कौन बता के आएंगे रिलैक्सेशन? जो घर में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें जी, बबलूस भालूस टिंकूस, अब आप हजरात तशरीफ ले आए। क्वेश्चन नंबर कमाल, क्वेश्चन नंबर 41 सितंबर 2019 के अंदर जो है वो 10 नंबर का सवाल आया है। थ्योरी का देखते हैं इन अटेम्प्ट वालों से क्या पूछा गया। चैप्टर 20 से पूछा गया या 21 से पूछा गया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खाला जी का एक्ट एंड रूल्स मेड बाय खालू जी। सेल्स टैक्स एक्ट तो चैप्टर 20 है ना, और सेल्स टैक्स रूल्स चैप्टर 21 है। ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ। ये तो आप लोगों ने सेक्शन 5 लिख के आना था सारा का सारा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब है आप लोगों में मसला है। ये सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग ही ये है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ये लिख के आना था। कुछ चीजें हैं जो कि कस्टमर ने वापस कर दी हैं क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, और अब दुकानदार ने सोचा है कि मैं इनको डिस्ट्रॉय करूंगा। आप तरीका बता दें चीजों को डिस्ट्रॉय करने का। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। पेज 610 पे हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। इसको सेक्शन में लिखते, इसको लिखते हैं रूल। रूल नंबर 23। Who is required to file the following sales tax return? किन लोगों ने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवानी है? इसके साथ ये भी बता दें इन्होंने कब तक जमा करवानी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि एनुअल रिटर्न किसने जमा करवानी है और कब तक जमा करवानी है। ये हम लोगों ने पढ़ा था आज ही। पेज नंबर जो है वो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपके भाग लगाए, यानी जितनी देर तक सफ़ा नहीं मिलेगा आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये पेज 604 के ऊपर इसका जवाब हमने पढ़ा था कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ने जमा करवानी है और 30 सितंबर तक जमा करवानी है। पेज नंबर 604। फाइनल रिटर्न किसने जमा करवानी है और फाइनल रिटर्न कब तक जमा करवानी है, ये पता चलाने के लिए आपको फाइनली एक सफ़े पे लाना पड़ेगा। अल्लाह आपके भाग लगाए, अल्लाह आपको नेक औलाद दे। जल्दी से तशाएं, ढूंढे ढूंढे फाइनल से। वो कहते हैं अभी शादी हुई नहीं, चलो खैर है। पेज नंबर 589। अच्छा, फाइनल रिटर्न उसने जमा करवानी होती है जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा के जा रहा हो। फाइनल रिटर्न उसने जमा करवानी होती है जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा। सही है जी। तो पेज नंबर 589। रुखसाना बाजी ने 10 रुपए भेजे हैं मस्जिद की तामीर के लिए। अल्लाह इनके भाग लगाए, अल्लाह इनकी औलाद में बरकत दे। इस तरह गांव में ऐलान हो रहे होते हैं, आपने नहीं कभी सुना? कोई गांव नहीं गए, बड़े आप लोग सोफिस्टिकेटेड और सिटीज लिविंग इन। अच्छा जी, स्पेशल रिटर्न। स्पेशल रिटर्न
स्पेशल रिटर्न। अच्छा, ये फाइनल रिटर्न जो जमा कराने की तारीख है ना, ये नहीं दी हुई लॉ में। आप लोगों ने पेपर में लिखे ना था, टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय। फाइनल रिटर्न आज सुन लें किसने जमा करानी होती है, जो अपने आप को क्या करवा रहा हो, और डी रजिस्ट्रेशन आज हमने पढ़ा सारा। स्पेशल रिटर्न की डेट भी मेरा नहीं ख्याल कहीं बताई हुई है, बाय द डेट स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। और ये स्पेशल रिटर्न जमा किसने करानी है ये भी सुन लें। A registered person shall furnish special return as specified by board। बस इतनी सी लाइन लिखाइएगा। और कमिश्नर में रिक्वायर अ पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट टू फर्निश इट। ये एक दो लाइनें लिखाइएगा। इन लोगों ने स्पेशल रिटर्न जमा करवानी है, और कब तक जमा करवानी है, टाइम फिर बोर्ड और कमिश्नर ही बताएंगे। पेज नंबर 589। अच्छा, इसका जो है ना, मेरा मशवरा है 18 तारीख लिखाइएगा। वो जो आज नहीं पढ़ा 18th तक, पेज 604 पे जो पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा पेज 600, 18 तारीख 15 तारीख हम ना लिखा करें। मंथली रिटर्न आप लिखाया करें, कब तक जमा करवानी है, 18 तारीख तक। अच्छा, ये किसने जमा करवानी है, इसमें लिखाइएगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बस हर रजिस्टर्ड पर्सन ने, इसमें ये लफ्ज लिखाइएगा। क्योंकि दो सवाल है ना, हु और ड्यू डेट। नहीं, टैक्स डिपॉजिट कराने की डेट बताने की जरूरत नहीं है, बस आप बता दें कि रिटर्न 18 तक जमा कराई जा सकती है। डन जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जब एक रजिस्टर्ड बंदा इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये जो रिटर्न्स थी चारों किस्म की, आपको पता था कि आपको पता है ये चारों किस्म की रिटर्न, या आपको पता चल गए कि आपको पता है, पता चल गया कि आपको पता है, या पता था कि आपको पता है, पता चल गया कि आपको पता थी। शुक्र है। तो 11 का 1 लिख के आएंगे ना इसमें बस, बल्कि 11 के 1 में भी ये 6 लाइनें काफी हैं बस। 11 का 1, रूल 11 का 1, आइडेंटिफाई द circumstances in which a registered person may be liable to be deregistered। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 का बी करेंगे अब हम पेज 629 के ऊपर। अगर आप तशरीफ ले आए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड द रूल्स मेड बाय खालाजी लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अलोंग विद द ड्यू डेट्स। ये खुल के खेला है इसने। ये तो फिर रिटर्नों के नाम भी याद करने पड़ने थे। मंथली रिटर्न, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, ये 4 रिटर्नों के नाम याद करने पड़ने थे। और आगे फिर वो 2 कॉलम उसी तरह बनाने थे, इसीलिए शायद 1 नंबर इसने ज्यादा रखे, 5 नंबर। पहले 3 कॉलम बनाएंगे, पहले रिटर्न्स के नाम लिखेंगे, फिर किन्होंने जमा करानी है और फिर किस तारीख तक जमा करानी है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर, पैरा फॉर्म में लिख दें, सेम एज क्वेश्चन नंबर 41 का सी पार्ट। इसको देख के अंग्रेजों ने मुहावरा बनाया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42 के 3 के अंदर आ जाएं जरा। आज कॉन्सेप्ट ऑफ कच्ची एडजस्टमेंट एंड पक्की एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये मैंने आपको बताया था भाई, सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कच्ची एंड पक्की एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये अक्सर सवाल आता है और बच्चों को ये भूल जाता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के आखिरी सफ़े की आखिरी लाइन है, इसलिए बच्चों को भूल जाती है। क्योंकि वो चैप्टर 1 की पहली 1-2 लाइनें याद कर लेते हैं, ये वाली भूल जाते हैं। ये जी हमारे सिलेबस की आखिरी 2 लाइनें ये पेपर में आ सकती हैं। ये हमने पढ़ा था पेज 611 के ऊपर, रूल 25 में। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज कच्ची, हाउएवर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एक फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे पूरे साल की सेल उठा के। कितने लोगों को ये बात याद आ गई? प्रोविजनल एडजस्टमेंट और फाइनल एडजस्टमेंट। पेज नंबर 600
11 बोला करें, 611। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 का बी, explain the term temporary registration, briefly describe the rights, obligation and responsibilities of person who has obtained temporary registration। रूल नंबर कल जो पढ़ा था 5A था शायद, 5A कल पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 32 का है, बड़ा कमाल सवाल है, इससे हमारी बत्ती उड़ जाएगी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made by Khalunji, briefly describe the concept of residual input tax, how it differs from residual input tax credit। भाई रेजिडुअल इनपुट टैक्स होता है काली, काली लाल में काली, और जब काली के छोटे छोटे कर दिए जाएं तो जो टैक्सेबल सेल के सामने आ रहा होता है उसे कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जरा मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आज मैं आपको बता दूंगा कि रेजिडुअल इनपुट टैक्स और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या फर्क है। इसके लिए आप तशरीफ ना लाएं, पेज नंबर 611 पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेजिडुअल इनपुट टैक्स। वो हमने कहा था ये वाला होता है 20 रुपए, और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने कहा था 13 रुपए होता है। तो ये था पॉइंट, ये फॉर्मूला लिख के आना है, इसमें तो फॉर्मूला लिख के आना है, डेफिनेशन तो नहीं है इसकी कोई। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट की ये डेफिनेशन है, पेज नंबर 611। अब कोई अपना दोस्त से उससे ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करा लें जिसने इधर उधर कॉलेजेस में जाने जाएं, ताकि हम 4-5 मिनट में क्लोज करें इन चीजों को। आज 2:20 पे तशरीफ ले आएगा, एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको फिर जुमे को ना बुलाया जाए। सैटरडे को कर लें, फिर सैटरडे को कर लें। हाँ सैटरडे को टर्म टेस्ट है, चलें ठीक है, बस फिर आज कर लेते हैं। अब तीनों दिन आगे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज कौन सा टर्म टेस्ट है? बी लॉ का। वो दिन है? हाँ हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने देना है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई ठीक है, आपके फ्यूचर से हम खेलेंगे, आज पार्ट भी नहीं कराया जाएगा। अब आप बैठे रहें फिर 10 मिनट के लिए, आज बर्दाश्त करें हमें। यार ये लेक्चर फिर अपलोड करवा देना, ठीक है। Under the provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made by Khalaji or Khaluji, briefly describe the following: how and under what circumstances Inland Revenue Department may recover. If someone is being disturbed by this tone, I will continue this. May recover the amount of sales tax from a person without issuing him a show cause notice. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है ये सवाल ये है कि टैक्स वाले आपसे कब टैक्स रिकवर करेंगे विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आता है, मे रिकवर द टैक्स विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। ये हमने पढ़ा था, विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस टैक्स रिकवर करेंगे। पेज नंबर 584। देखें हेडिंग ही ये है, शॉर्ट पेड टैक्स रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस। असल में जब आप रिटर्न पे टैक्स लिख के आते हैं ना 30 और बैंक को देते हैं 28, तो इसे कहते हैं शॉर्ट पेड अमाउंट। इट इज रिकवरेबल विदाउट नोटिस, ये नोटिस दिए बगैर आपसे रिकवर की जाएगी। हाउ का जवाब है बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स एंड थ्रू अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट। और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस, इसका मतलब है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज लेस टैक्स देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न। तो ये रूल नंबर 11A है। Rules relating to change in particulars of registration other than change of business category। देखो इधर समझो, रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल्स कल पढ़े या देखिए ना, अक्सर हेडिंग देख लिया, हेडिंग ये यहां से सवाल आया
सॉरी यहां से सवाल आया चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कौन सा है चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? एक इसने छोटी सी लाइन बीच में डाली है अजीब सी, उसका मैं मतलब बता देता हूं। ऊपर नहीं, ये चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ, इसके रूल्स बता दें। असल में ये रूल्स का चैप्टर है ना, तो उसके रूल्स बता दें। अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी, अगर आप बिजनेस कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो वो मुझे ना बताओ। कहना ये चाह रहे कि पॉइंट 2 ना लिख के आना, कोई लिख भी आता तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ना था। वैसे कहते पॉइंट 2 ना लिख के आना, चेंज एज मैन्युफैक्चरर, पहले कुछ और थे अब मैन्युफैक्चरर बन गए, कहते ये लाइन नहीं लिखना। मर्जी है यार तेरी, पता नहीं अब तो क्या बोंगा सा है। 1 2 3 4 मैं पूरा लिख रहा था, उसने कहा नहीं नहीं 2 रहने दो। बट लिखे हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस। अगर तुम बिजनेस कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो वो वाली कोई लाइन है तो वो ना लिखना, बाकी मुझे लिख के दे दो। तो वो लाइन ढूंढने कौन सी है जिसमें बिजनेस कैटेगरी चेंज हो रही है, जरा चारों में से ढूंढने कोई लाइन जिसमें से बिजनेस कैटेगरी चेंज हो रही है। चेंज एज, कहता है ये लाइन ना लिखना, बाकी लिखा हो। हमने कहा चलो ठीक है बाकी लिखेंगे। तो बस 7 का 1 2 और 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4। ओके, अच्छा भाई ये सवाल अक्सर आपसे डिस्कस हो चुका हुआ है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 सिचुएशंस बताएं जिसमें इनपुट इज नॉट अलाउड, इनपुट अलाउड नहीं है। ये हमारा मशहूर ज़माना सेक्शन है 8 अनारकली वाला, जिसमें 7-8 लाइनें हैं और 7 सेक्शन 73 की लाइनें भी लिख के आ सकते हैं, कोई 6 लाइनें लिखनी थी। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, ये आसान है, ये आप लोग कर लेंगे, ये मैं नहीं। ये जरा सवाल काफी कम टेस्ट हुआ है तो आपको भूला होगा। मैं रिफंड लेना चाहता हूं इनपुट का, अगर मेरा इनपुट आउटपुट से ज्यादा है तो मैं इसका रिफंड लेना चाहता हूं, मैं इसका। तो मोहतरम ये रिफंड का नंबर तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन सेक्शन 2 हैं रिफंड लेने के। अगर मैं रिफंड लेना चाहता हूं नॉर्मल सेल का, जो वर्किंग 3 में टैक्सेबल सेल होती है, वो अलग रूल है। अगर मैं लेना चाहता हूं जीरो रेट सेल का, वो अलग रूल है। तो दोनों के रिफंड लेने के ये सवाल आता है रिफंड ऑफ इनपुट के नाम से, कि इनपुट का मैं रिफंड लेना चाहता हूं। तो उसके लिए जो है वो ये रिफंड ऑफ इनपुट, इसमें खाली पहली लाइन लिखाइएगा, इफ इनपुट exceed output because of zero rate sale the excess input will be refunded within 45। ये एक नंबर यहां से मिल जाएगा, मैं भी लिखवा देता हूं 10 का 1। लेकिन ये वाला भी तो रिफंड मिलता है, where input is restricted to 90% of output, a refund will be allowed to registered person on a yearly basis in the second month after the end of the financial year। यानी डब्बा स्किप करके इस तरह ये लाइन लिखाइएगा कि सेकंड मंथ ऑफ उसमें ले लो, अगर 90% रिस्ट्रिक्शन वाला है तो ये टैक्सेबल सेल वाले का रिफंड है और वो जीरो रेट सेल वाले का रिफंड है। तो ये दो लिख के आने होते हैं इसमें, सेक्शन नंबर 10 का 1 और 8B का 2 3 इकट्ठा ही जरा उधर मेंशन हुआ है, ये दो लिख के आने होते हैं। Concept of कच्ची एंड पक्की एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। तो ये कहां है बताएं, पेज नंबर, वो जो आज सिलेबस का आखिरी सफा जो है, पेज नंबर 611, ये पेज नंबर 611 के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ये तो आसान है। क्वेश्चन 28, किन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाने और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और चीजें डिस्ट्रॉय करनी है। अच्छा, इसका जवाब बता दें, लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये किसी को सफा याद हो, लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। भाई एक रूल पढ़ा था, सेक्शन पढ़ा था 14,
लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू बी डी रजिस्टर्ड, नहीं, हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ओए ये वाला सेक्शन 14, इन लोगों ने अपने आप को सेल्स टैक्स में मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, अदर देन टायर 1 रिटेल, वो बड़े रिटेलर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, इन लोगों ने अपने आप को सेल्स टैक्स में क्या करवाने हैं। कितने लोगों को ये याद था, कितने लोगों को अभी पता चला। इन लोगों ने अपने आप को क्या करवाने हैं, री, और वो जो हमने पढ़ा है आज, उन लोगों ने अपने आप को क्या करवाने, डी रजिस्टर। तो सेक्शन नंबर 14, ठीक है जी। हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते थे, आप लोगों ने क्या कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ